हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स विद प्रदीप सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे और अपना डेली रूटीन आप फॉलो कर रहे होंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज के जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं हमारे द हिंदू, PIB, PRS और जो इंडियन एक्सप्रेस, इन सारे न्यूज़पेपर जो भी हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, उन सभी न्यूज़ पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए होते हैं उन सारे आर्टिकल्स को हम देखते और समझते हैं और उन पे अपना एक विचार करते हैं, सोचते हैं और समझते हैं कि क्या अच्छा हम समझ सकते हैं और इसमें से क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा पहला आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये हम देखते हैं। पहला आर्टिकल जो है ये जो है इंडियन वाटर वीक को लेके है और ये 7th इंडियन वाटर वीक मनाया जा रहा है। 1 से 5 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा 2022 में। और ये जो इवेंट रखा गया है ये ग्रेटर नोएडा में होगा और इसकी थीम जो है वाटर सिक्योरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी। और अब वाटर की बात चली हो तो वर्ल्ड वाटर वीक भी मनाया जाता है 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 को मनाया गया इस बार। और जो थीम रखी गई, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। और वाटर की बात हो ही रही है तो वर्ल्ड वाटर डे हमारा 2022 में जो मनाया गया और हर साल जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और जो थीम रखी जाती है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, इस बार की थीम रखी गई थी। तो तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। इंडियन वाटर वीक ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाटर वीक और वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला जो आर्टिकल है वो विजिलेंस को लेके है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 मनाया जा रहा है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जाएगा। और जैसा कि आज 31 अक्टूबर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है और आज ही के दिन इंदिरा गांधी जी की भी हत्या की गई थी, तो दोनों डेट एक ही दिन है, आपको याद रखना है। और जो ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है इसका थीम रखा गया है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप नेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्क करती है विजिलेंस अवेयरनेस, ये ऑल ओवर जो इसका मोटिव होता है, जो भी एम्प्लॉय इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में वर्क कर रहा है वो करप्शन ना कर पाए और करप्शन करे तो पकड़ा जाए, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। और ये मनाया जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये किसी मंत्रालय या डिपार्टमेंट के अंडर में काम नहीं करता और जो उत्तरदायित्व होता है ये ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। जो इसमें कंपोजिशन इसका है, ये इसमें एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। तो ये अपॉइंट जो किए जाते हैं ये प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं। और जो चयन करने के लिए इनकी चयन करने की प्रक्रिया के लिए जो कमेटी बनाई जाती है, इसमें जो PM होते हैं, एक तो ये हो गए, फिर हमारी जो होम मिनिस्ट्री है दूसरी ये हो गई, और जो एक और मेंबर होते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होते हैं। और जो टेन्योर होता है वो 65 ईयर और 4 ईयर का होता है, इन दोनों में से जो पहले हो जाए। इसी के साथ पहले जो चीफ विजिलेंस का कमिश्नर थे हमारे वो NS राव जी थे, 1964 में बनाए गए थे। और लेटेस्ट जो और 20th जो हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं वो हैं सुरेश पटेल जी। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा तो जाता है कि जो है किसी भी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट या किसी के अंडर में वर्क नहीं करता है, लेकिन यहाँ 2:1 का रेशियो आप देख सकते हैं। जो PM उसी पार्टी का होगा, होम मिनिस्ट्री जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसी की होगी, और ओनली एंड ओनली जो अपोजिशन में है वो लीडर है। तो 2:1 का रेशियो होता है, जो 2 लोग एक तरीके से सहमति कर देंगे तो उन्हीं को बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी तो हो ही जाती है और देखा जाए तो बहुत अच्छा काम एक तरीके से हो नहीं पाता। कहीं ना कहीं अगर ये करप्शन को रोकने के लिए ही होता है, और आप और हम दोनों जानते हैं कि हमारे इंडिया की क्या सिचुएशन है करप्शन को लेके। हर तरीके से देखा जाए तो करप्शन एक चरम सीमा पे है। तो ये था पूरे आर्टिकल में, आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो सुपरस्टिशन को लेके है, अंधविश्वास को लेके। आर देयर एंटी सुपरस्टिशन लॉज इन इंडिया। तो देखिए, अभी तक अगर बात करें सेंट्रल लेवल पे तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं सुपरस्टिशन है क्या। अंधविश्वास जो है किसी भी चीज़ को लेके है और लोग इसे जो है बहुत बुरी तरीके से भड़का के रखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले 2013 में इसके लिए बिल पास किया था, ये आप समझ लीजिए। और जो एंटी सुपरस्टिशन है इसके लॉ की ज़रूरत क्या है, क्योंकि सुपरस्टिशन के तहत लोगों को पीटा जाता है, बीटिंग होती है, सेक्सुअल अब्यूज करते हैं लोग। और जो है किसी भी व्यक्ति के इस तरीके के साथ हो सकता है। और सुपर नेचुरल पावर किसी को बता दिया जाता है। फिर उसके बाद वो जो है कहीं संदूक रखा हुआ है, कहीं ढेर सारा सोना रखा हुआ है, इस तरीके की बातें।
और जो है सेक्सुअल फेवर भी दिखाया जाता है कि ये बच्चों आप जो है आपका ये तेजस्वी होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। कुत्ते या सांप के काटने पर झाड़ फूँक कराने चले गए। भाई सिंपल सा प्रोसीजर है, उसमें आपको जो है जाके उसकी जो है एंटी वेनम का डोज लेना है, काम खत्म हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। गांव में आज भी ऐसे बहुत से डेथ हो जाती हैं। मेंटल डिसऑर्डर को सुपर नेचुरल पावर बता दिया जाता है। और ये केस अभी इतना ज़्यादा जो है हाल में क्यों इतना जो है एक तरीके से चर्चा में है, तो केरल के अंदर 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई ओनली एंड ओनली सुपरस्टिशन के नाम पर। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई, तो क्या अभी तक देखा जाए तो क्या कोई ऐसी बॉडी नहीं है सेंट्रल लेवल पे क्या? तो फ्रेंड्स, इस सुपरस्टिशन की प्रॉब्लम को लेके सेंट्रल लेवल पे कोई भी बॉडी अभी तक वर्क नहीं कर रही है। हमारे यहाँ कोई इसके लिए क्लियर कट और क्रिस्टल जिसे कहा जाए कि एक एक्ट तो हमारे पास नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में सबसे पहले बिल पास किया था इसके लिए। और अभी अगर एनसीआरबी की डाटा की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो 2021 के तहत 70 लोगों की मौत हो गई थी केवल अंधविश्वास की वजह से। 2020 में 88 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें कि 11 ह्यूमन सेक्रीफाइसेस थे, मानव का बलिदान। और सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए जो प्रॉब्लम में है तो छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना, यहाँ के लोगों में इस तरीके के अंधविश्वास ज़्यादा है। और ये जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई कि अंधविश्वास में लोगों के द्वारा क्या क्या करवाया जाता है और लोग क्या क्या कर लेते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं समस्या तो क्रिएट है ही, जबकि हमारे पास सेंट्रल लेवल पे कोई बॉडी नहीं काम कर रही है। और महाराष्ट्र सरकार ने करा और बिहार ने सबसे पहले इसके लिए एक लॉ बनाया था 1999 में, आप समझ सकते हैं। झारखंड में 2001 में लॉ लाया गया। और छत्तीसगढ़ इसके लिए अंधविश्वास के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आप ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और 2005 में छत्तीसगढ़ में भी लॉ लाया गया। तो कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास की समस्याएं हैं वो हमारे जो गांव देहात का इलाका होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, हर चीज़ के लिए झाड़ फूँक आवश्यक नहीं है। अगर किसी सांप ने काट लिया तो एंटी वेनम का डोज लगवाना जरूरी है। कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज का टीका लगवाना जरूरी है। अब वहाँ पे कोई झाड़ फूँक काम नहीं आने वाली है। तो अगर बेनिफिट भी होता है तो एक तरीके से कह सकते हैं 0.001% ऐसा कुछ हो सकता है कि बेनिफिट हो जाए, और सबको बेनिफिट हो ये भी ज़रूरी नहीं है। और अगर किसी सुपर स्टेशन में किसी का सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो आपको कहाँ तक ये लगता है कि बहुत अच्छी है या फिर बहुत सही सी चीज़ है? मुझे तो नहीं लगता कि जो है इस तरीके का होना चाहिए। और इंडिया में इसके लिए कोई सेंट्रल लेवल पे एक रूल होना चाहिए जो कि हर राज्य के लिए एप्लीकेबल हो और हर राज्य में इम्प्लीमेंट भी किया जाए। ऐसा मेरा ऐसा मानना है। फ्रेंड्स, अगला जो आर्टिकल है वो राज्योत्सव अवार्ड को लेके है। तो एक्स इसरो चेयरमैन अमॉन्ग 67 चूजन फॉर राज्योत्सव अवार्ड। तो वो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि राज्योत्सव अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है। ये कर्नाटका का सेकंड सिविलियन अवार्ड है। और फर्स्ट क्या है कर्नाटका का? कर्नाटक रत्ना। और ये एक्स जो इसरो चेयरमैन के सिवान जी हैं, इनको भी इससे सम्मानित किया जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें सबके नाम तो पूछ नहीं जाएंगे क्योंकि 67 लोगों को दिया जा रहा है और साथ में एक्स चेयरमैन को दिया जा रहा है। तो आप ये तो याद रख सकते हैं, बट ये अवार्ड के बारे में जान लेंगे कि कौन सा राज्य इस अवार्ड को देता है। तो कर्नाटका इस अवार्ड को देता है, ध्यान रखना है। और कर्नाटका के फेमस जगह की बात करें तो मैसूर पैलेस है, हम्पी है, और विरूपक्षा मंदिर है, बीजापुर का गोल गुंबज है, केशव मंदिर है, सोमनाथपुर है, वृंदावन उद्यान है, होयसालेश्वर प्रतिमा है, जोग प्रपात है, ललिता महल है। और इसी के साथ राज्य का गठन भी जान लीजिए। 1 नवंबर 1956 में राज्य का गठन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, राज्योत्सव अवार्ड। फ्रेंड्स, अगला आर्टिकल वसीम अकरम जी को लेके है। वसीम अकरम की बुक सुल्तान मेमोयर आ रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि अपनी पहली वाइफ की डेथ और रिटायर होने के बाद वे काफ़ी हद तक कोकेन के एडिक्ट हो गए थे। देखिए, कोई भी जब बुक लॉन्च होती है, किसी बुक का विमोचन होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाता है जिससे उसकी जो है सेल अधिक हो और लोग उसके बारे में जानें और समझें और पढ़ें। तो अब जैसे बुक की बात हुई है तो कुछ बुक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं प्लेयर्स को लेके, तो इन सारे बुक्स को हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अभिनव बिंद्रा की बुक है अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, सॉरी, अभिनव बिंद्रा की बुक है अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। कपिल देव की बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और मैरी कॉम की बुक है अनब्रेकेबल। मिल्खा सिंह की बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। पीटी उषा की बुक है गोल्डन गोल्डन गर्ल। सचिन तेंदुलकर की बुक है प्लेइंग इट माई वे। सोनिया नेहवाल की बुक है प्लेइंग टू विन। युवराज सिंह की बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सानिया मिर्जा की बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स।
ध्यान रखिएगा, एस अगेंस्ट ऑड्स। सुनील गावस्कर की बुक है सनी डेज। संजय मांजरेकर की बुक है इम्परफेक्ट। मोहम्मद अली की बुक है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। मोहम्मद अली की बुक है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी। रिकी पॉन्टिंग की बुक है एट द क्लोज ऑफ प्ले। सेन वॉन की बुक है नो स्पेन। वीवीएस लक्ष्मण की बुक है 281 एंड बियॉन्ड। शाहिद अफरीदी की बुक है गेम चेंजर। पीवी सिंधु की बुक है सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। विश्वनाथ आनंद की बुक है माइंड मास्टर विनिंग्स लेसन ऑन फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ। तो ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये बुक्स जब भी आती हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बुक्स से रिलेटेड, और सारे बुक्स आपके एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। एक छोटा सा आर्टिकल जौहर कप को लेके आया हुआ है। इंडिया ने हाल ही में सुल्तान ऑफ जौहर कप का टाइटल जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। और यह हॉकी के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सुल्तान ऑफ जौहर कप किसके लिए मिलता है, तो हॉकी के लिए दिया जाता है। इसमें जूनियर टीम खेलती है और ये खेल हमेशा मलेशिया में खेला जाता है फुटबॉल का, और इसमें 6 टीम खेलती हैं। तो ये सारा पॉइंट, छोटा सा आर्टिकल है, इसमें ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल फ्रेंड्स गुजरात के इलेक्शन को लेके है और सिविल कोड को लेके है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो आर्टिकल हमारा है अहेड ऑफ पोल गुजरात अनाउंसेस पैनल टू स्टडी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने की बात यूके और हिमाचल प्रदेश दोनों ने कर चुका है। तो इलेक्शन के टाइम पे ये सारे जो चीज़ें हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये बातें होती रहती हैं। तो बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। गुजरात ने अनाउंस करा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इंडिया में देखा जाए तो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियनिटी लॉ, सब तरीके के अलग अलग के लॉ बनाए गए हैं और वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट भी होते हैं। जैसे किसी की शादी, मृत्यु या फिर किसी जो है बच्चे का जन्म, जो सभी चीज़ें हैं वो उसी तरीके से चलती हैं। और अगर आज़ादी से पहले की बात करें तो 1859 में जो क्वीन थी उन्होंने भी कहा था कि इंडिया के धर्म के बीच में हस्तक्षेप न करेंगे। क्यों? चूँकि जो 1817 में था कि गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से इस तरीके से कारतूस बनाई जा रही थी। तो जो पहला एक तरीके से देखा जाए जो विद्रोह शुरू हुआ तो 1857 से ही स्टार्ट हुआ। तो उसी टाइम पे 1859 में क्वीन ने कहा कि इंडिया के धर्म के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम लोग। फिर अगर बात करें आज़ादी के बाद की तो बी आर अम्बेडकर जी, जे.एल. नेहरू जी और हमारे आयरन मैन जिनका आज जन्म दिवस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये सभी लोग चाहते थे कि इंडिया में किसी एक समान धर्म को लागू किया जाए जो सभी प्रकार के लोगों को प्रोटेक्ट करे, उनके सारी चीज़ों को समझे। बट क्या हुआ कि इसका जो विशेष धर्म गुरु जो हैं या फिर किसी धर्म के जो मौलवी हैं या काजी हैं, उनके द्वारा इन चीज़ों का प्रोटेस्ट किया गया कि नहीं नहीं, हमें इस तरीके से चीज़ें नहीं चाहिए और हमें हमारे खुद के रूल्स एंड नियम हैं उन्हीं पे हमें छोड़ा जाए। तो ये सारे जब प्रोटेस्ट किए तो प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ कि इसे डीपीएसपी आर्टिकल 44 के तहत डीपीएसपी में रख दिया गया। अब डीपीएसपी के तहत चीज़ों को रखने के ये था कि इन फ्यूचर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई। और देखिए इसकी ज़रूरत क्यों थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों है और क्यों होती है। तो जो सेकुलरिज्म है इसको बढ़ावा देने के लिए कि हमारे यहाँ जो है एक रूल होगा तो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जेंडर जस्टिस जो है उसे बढ़ावा मिलता है। और जो हमारे सभी धर्म हैं, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार का जो एक तरीके का नेतृत्व है, दायित्व है, वो सारी चीज़ें समान व्यवहार से उपयोग में होती हैं। नियम कानून जो है बनाना सभी के लिए साधारण हो जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती है कि हर जो है धर्म में एक तरीके का ये नियम है तो अलग से कोई दूसरा नियम है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और एक नियम जो है सिंपल सा बन जाता है, काम खत्म। और इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ये भी आपको समझना आवश्यक होगा। जो कम्युनल आउटरेज है ये हो सकता है, संवैधानिक समस्याएं हो सकती हैं कि किसी भी रूल को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले जो हिंदी लॉ है, मुस्लिम लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है, तो इन सारे लॉज में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम कर पाएंगे। और जो ये समस्याएं हैं तो इसमें किसी निजी या फिर किसी मामले में राज्य का हस्तक्षेप भी बढ़ सकता है। राज्यों का हस्तक्षेप बढ़ने से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और देखा जाए तो इसमें जो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लेके ये बात होती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की जाती है। तो टॉपिक्स हैं कि अडॉप्शन, मेंटेनेंस, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस,
मैरिज, डाइवोर्स सभी के लिए इसमें समान नियम बना दिए जाएंगे। अभी देखा जाए तो हिंदू लॉ, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको लेके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाने की बात की जा रही है। अब देखिए, क्या किसी राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने यहाँ लागू किया है कि नहीं किया है, तो ये भी हमें जानना जरूरी है। गोवा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया हुआ है और ये पहला राज्य है जिसने इम्प्लीमेंट किया है। गोवा का जो लॉ है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है और अच्छे तरीके से काम भी करता है। समान विभाजन करता है संपत्ति का, चाहे पति पत्नी हो या किसी पिता के जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनमें भी संपत्ति का समान हिस्सा वितरण किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रत्येक जन्म, शादी, मृत्यु का रजिस्ट्रेशन सभी का अनिवार्य है। मतलब कुछ भी होगा फैमिली में, अगर किसी बच्चे का बर्थ होता है, किसी की शादी होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो सबका जो है रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। मुस्लिम की भी शादी का पंजीकरण किया जाता है और डाइवोर्स के बाद भी पति पत्नी में समान विभाजन होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसके अपने अपने एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अगर देखा जाए तो जो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो बेनिफिशियल तो है ही, बट क्या है कि इंडिया में जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके जो अगेंस्ट चीज़ें आती हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको देखना पहले आवश्यक है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले, ऐसा मुझे लगता है। अगला आर्टिकल फ्रेंड्स काला नमक राइस को लेके है। काला नमक राइस इज नाउ स्मॉल स्ट्रांग। ऐसा माना जाता है कि यूपी बिहार के अंदर गौतम बुद्ध के द्वारा लोगों को ये गिफ्ट दिया गया था, काला नमक राइस, और ट्रेडिशनल वैरायटी है, जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है ये जानना ज़रूरी है। ओवर द पीरियड हर चीज़ में चेंजेस होते हैं, तो इसमें भी चेंजेस हुई और जो इसका स्टैम है वो धीरे धीरे वीक हो गया और जो ऊपर का पोर्शन है जिसमें कि ग्रेन लगता है वो पोर्शन हैवी हो गया, जिससे कि ये गिर जाते हैं और इनका प्रोडक्शन वैल्यू कम हो गया, प्रोडक्शन कम होता चला गया है। तो अभी क्या है कि प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हुई है और ये मेजरली कहाँ पे उगाए जाते हैं ये भी जान लीजिए। तराई रीजन जो मेजरली यूपी एंड नेपाल का एरिया है, यहाँ पे ये उगाए जाते हैं। तो अभी क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा दो नई वेराइटी को खोजा गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसकी उत्पादन बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। जो इनका नाम रखा गया है वो पुष्पा नरेंद्र काला नमक 1638, पुष्पा नरेंद्र काला नमक 1652 1652, ये दोनों वैरायटी खोजी गई हैं। तो वैरायटी खोजी गई हैं और ये ट्रेडिशनल हैं, पुरानी चीज़ें हैं, तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी अधिक है। इसमें हाई आयरन एंड जिंक कंटेंट मिलता है। और अब इसी के साथ बात करें तो इसकी जो क्वालिटी चेकअप किया वो किसने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है ये सेंटर, ने क्वालिटी का चेकअप किया। अब अगर बात करें इंडिया की, तो जो हमारे इंडिया में 3 वैरायटी की जो चावल है, राइस है, वो उगाई जाती है। विंटर में उगाई जाती है अगहनी या अमन, और ये 86% जो हमारे टोटल एरिया है चावल के कल्टीवेशन का, ये उगाई जाती है विंटर वाली। ऑटमनल का है ये कौरी है, कौरी या ऑस, ये दोनों उगाई जाती हैं ऑटमनल में। और गर्मी में बात करें तो बोरो उगाई जाती है और ये 1% जो राइस का पूरा एरिया है उसका 1% उगाया जाता है। नवंबर दिसंबर में बुआई कर दी जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई कर दी जाती है। बात करें चावल के टेम्परेचर की, तो इससे 22 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके लिए रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर का चाहिए होता है। सॉइल इसके लिए डीप क्लेई और लोमी सॉइल भी चलता है। टॉप राइस प्रोडक्शन अगर स्टेट की बात करें तो हमारा वेस्ट बंगाल सबसे पहला है, फिर पंजाब है, फिर यूपी है, फिर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद बिहार है। और अगर वर्ल्ड में प्रोडक्शन देखें तो चाइना एंड इंडिया। तो ये सारे आर्टिकल्स महत्वपूर्ण थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। देखिए, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, अगर उन पे हम एक तरीके से चर्चा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में हमारे फिट हो जाती हैं। अगर हम एक बार वीडियो देख लें, समझ में आ जाता है, तो जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो। आशा है फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जो हमने सारे न्यूज़पेपर का एक सार देख लिया, पढ़ लिया, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट हमें दें। आशा है आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।